आर्यन एक 17 साल का लड़का जो एक बहुत ही बोरिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था। बिल्कुल आपकी तरह वो भी दिन भर परेशान ही रहता था। कभी माँ डांटते तो कभी पापा चार बात सुना देते और बचे हुए खाली समय में वो बस टेंशन, तंगी और डिस्ट्रैक्शन के साथ आलस का कंबल ओढ़कर लिपटा रहता था। पढ़ाई में वो एक ओवर एज स्टूडेंट था और उसका कुछ खास मन नहीं लगता था। इसमें वह भी हर काम में पीछे ही रहता था। वह एक नंबर का आलसी लड़का था। एक काम में भी वह ढंग से नहीं करता था। इसी वजह से हर काम में वो चार बात सुनता था। उसे बेइज्जती होना पड़ता था। कोई उसे पसंद ही नहीं करता था। सब उसकी नालायक और मूर्खों में गिनती करते थे, लेकिन असल में वो भी मूर्ख नहीं था। ऐसा बस लोगों को दिखता था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज था और यही उसकी सबसे बड़ी खास बात थी। वो अपने आप की ताकत को जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर वो अपने असली औकात पर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा और वह सबसे बड़ा भी बन जाएगा, खूब सफल भी हो जाएगा। वो नालायक नहीं, बस आलसी था और यही आलसपन तो उसे हर जगह बेइज्जती करा देती थी। उसका मन स्थिर नहीं था और इसी रिजेक्शन की वजह से वो खुद ही बार बार लोगों के दरवाजे पर पहुंचता, किसी ना किसी को फोन करता और किसी ना किसी के पीछे पागल रहता, लेकिन बदले में उसे कोई दो पैसे का भी भाव नहीं देता था। एक तरह से कह सकते हैं हर जगह से बेइज्जत हुआ बंदा था वो। लेकिन सबका सुनहरा और खूबसूरत दिन आता है, एक ना एक दिन। उसके भी खूबसूरत दिन बड़ी जल्दी आने वाले थे। एक दिन एक भिक्षु मिला। आर्यन ने उसे अपनी सारी बात बताई, अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया और वह भिक्षु से बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद भिक्षु को उस लड़के में एक चिंगारी दिखाई देती है कि यह लड़का दम रखता है कुछ बड़ा करने का, मगर इतने सारे उलझनों में फंसा हुआ है कुछ इस तरह कि यह सभी कुछ सही नहीं कर पाता है। इस वजह से लोग बस इसकी गलतियां देखते हैं, इसके पीछे की वजह और हालात नहीं। कहते हैं ना, हर आदमी बुरा नहीं होता है, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। उसने पहले उस लड़के की पूरी बात सुनी और फिर उससे बस एक ही सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैं सब अच्छा करना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, कम से कम गलतियां करना चाहता हूं और हर चीज में आगे रहना चाहता हूं। फिर उस भिक्षु ने एकदम शांति से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे गोद में एक 2 साल का बच्चा थमा दिया जाए और उसे गोद में लिए ही दूसरे तुम्हें आगे 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर जाना है जहां तुम्हारे परिवार के लोग मौजूद हैं और पूजा की तैयारी में हैं, जो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें उस बच्चे के बोझ से चलने और थोड़ी तकलीफ होगी या नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल होगी। इसके बाद उसने कहा, उस बच्चे ने अपने हाथ में 3-4 खिलौने लिए हैं जिनका वजन कुल मिलाकर कम से कम आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो तक होगा ही, तो क्या इससे समस्या थोड़ी और नहीं बढ़ेगी? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल बढ़ेगी। इसके बाद उसने कहा, तुम नंगे पांव बिना ये जाने की मंदिर 1 किलोमीटर आगे तो है, मगर किस दिशा में है, यानी कहां से उसका रास्ता है, यह तुम्हें मालूम नहीं है, तो बताओ तब क्या हालात होगी तुम्हारी? उसने कहा, मेरी हालात तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस भिक्षु ने फिर पूछा,
इसके साथ अब तुम्हारे घर वाले फोन करके तुम्हें 2 किलोमीटर प्रसाद लाने के लिए कहते हैं, तो उस समय तुम्हारा मंदिर में पहुंचना ज्यादा ओझल और भटकते मन के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ ना, उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के बाद किसी तरह तुम अपने आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब अचानक तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा तो लॉक ही नहीं किया और घर में 50,000 कैश और कुछ गहने हैं। उस वक्त क्या करोगे? तुरंत भागना पड़ेगा ना वापस? उस लड़के ने कहा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आखिर में उस भिक्षु ने फिर एक बार बड़े प्यार से कहा, अब मुझे बताओ, इसमें दोष किसका था? क्या तुम्हारे घर वालों का, किस्मत का, उस बच्चे का, या तुम्हारे खुद का? आर्यन थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला कि सारा दोष मेरा है। उस भिक्षु ने कहा, यहां भी तुम गलत हो। दोष तुम्हारा नहीं, उस बोझ का है जिसे धीरे धीरे तुमने अपने ऊपर बढ़ाया है। ये बोझ सिर्फ फिजिकली ही नहीं है, मेंटलिटी भी तुमने खुद ही बढ़ाया है। जैसे उस बच्चे के बोझ से तुम्हारा चलना धीमा हुआ और घर भागने के बोझ से दिमाग में टेंशन घुसी कि कहीं पैसे ना चोरी हो जाए और दोबारा जाना भी है और बच्चे को संभालना भी है और पूजा के प्रसाद को भी अपवित्र नहीं होने देना है। इन सब बोझ के साथ तुम्हें लगता है कि तुम एकदम आनंद में हो, टाइम पर सही मुहूर्त पर मंदिर में पहुंचने में सफल हो पाओगे? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस भिक्षु ने फिर कहा, जरा सोचो, कुछ बोझ के साथ तुम इस 1 किलोमीटर का फासला भी सही ढंग से तय नहीं कर पाए, तो जिंदगी के सफर में जहां छोटे छोटे बोझ के साथ कई कोसों दूर की तुम्हें उड़ान भरनी है, उन्हें कैसा पूरा करोगे? आर्यन ने कहा, छोटे छोटे बोझ का मतलब ऐसे बोझ मेरी जिंदगी में कहाँ है? तो उस भिक्षु ने कहा, बुरी आदतों का बोझ, एक के बाद एक, जैसे आलस, जिद, अनुशासनहीनता होना, देर तक सोना, याददाश्त का कमजोर होना, समय बर्बाद करना, दूसरों की चुगली करना, बड़बोल करना, गलत संगत में रहना, गलत सिद्धांतों पर जीना। जब तक इन सब का बोझ रहेगा, तुम कैसे सफल हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। चैलेंजेस यहाँ कम नहीं है, कुछ ऐसी ही डायबिटीज है तुम्हारी जो तुम नहीं कर पाते हो। बुरी आदतों का इतना बोझ तुमने अपने सिर पर लिया है कि तुम चाहकर भी आगे बढ़ने की कोशिश में हर बार नाकाम होते हो। आर्यन सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर मैं क्या करूं? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में ध्यान नहीं रहता। सोचता हूं कल से कसरत करके अच्छा शरीर बनाऊंगा, मगर वो भी नहीं होता है। बार बार मन में ख्याल आता है, फोन बंद करके सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ साल अपने करियर पर फोकस करूंगा, मगर अफसोस वो भी नहीं होता है। कुछ समय ही रहता है, क्या करूं? फिर एक बार उसी भिक्षु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, जिस तरह कुशलता, रणनीति और कोशिश सब होने के बाद भी अगर सही रास्ते का पता ना हो तो ना तो मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तब भी हम बहुत देर से पहुंचेंगे। आर्यन बोला, तो फिर पहुंचने का सही रास्ता क्या है? उसने कहा, एक बात बोलूंगा और सिर्फ एक बार बोलूंगा, अगर तुमने मान लिया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, और अगर तुमने नहीं माना तो याद रखना तुम मेरी नजरों से गिर जाओगे, और आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा। आर्यन ने कहा, हाँ, सिर में हिलाया। उसने कहा,
अगले 6 महीने के लिए यानी पूरे 180 दिन के लिए आज रात को शपथ लेनी है। 180 दिन का चैलेंज लेना है। कोई पार्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, खुद पर मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहोगे, हो जाओ। आगे बढ़ने में रुकना नहीं है। हर दिन धीरे धीरे अपने पढ़ाई और प्रोडक्टिविटी कामों में समय को बढ़ाते रहना है। इन 180 दिनों के चैलेंज को 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में बांटना है, जिसमें पहला पड़ाव 45 दिन का होगा। पहले पड़ाव में आपकी बाहरी दुनिया में डिस्कनेक्टेड होना है। किसकी शादी है, किसके लड़के का मुंडन है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई है, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, किसने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, किसके यहाँ कोई फंक्शन है, कौन मर गया है, कौन जी रहा है। इन सब मोह माया से सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना है। पहले पड़ाव की चुनौती में लगभग 20% लोग बाहर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे चिंगारी दिखी है, तो तुम टिक जाओगे। इस पहले पड़ाव में अपने डिस्कनेक्शन के सभी सोर्सेस को खत्म कर दोगे। फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी कोई भी चीज जहां से अगर 1 पैसे की भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसे बर्बाद कर दो। उसे बर्बाद कर दो। जो दोस्त बार बार घूमने और फालतू के कामों के लिए बुलाने आता है उसे ब्लॉक कर दो। जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जैसे कोई भी बर्थडे पार्टी या कहीं बाहर घूमने जाना है या बीमार पड़ जाना, ऐसी चीजों को भी इग्नोर करो। सबसे मुश्किल ये पहला पड़ाव ही होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के लालच और बर्बाद कर देने वाले सुखों को तोड़ कर खत्म करते हो। इस पहले पड़ाव के बाद अब आप मेंटलिटी फोकस और सेल्फ कनेक्टेड हो जाओ, जिसके बाद जितना और बेहतर तरीके से रहना आसान हो जाता है। अब हम एंट्री होती है दूसरे पड़ाव में। यहाँ अगले 45 दिनों के लिए हर दिन मेहनत और बुद्धिमानी की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। शुरुआत भले ही पहले दिन 10 मिनट बढ़ने से करो, 10 मिनट पढ़ने से करो, मगर हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर 5-5 मिनट भी हर रोज बढ़ाते गए तो अगले 44 दिन बाद वो 10 मिनट 4 घंटे में बदल जाएगा और एकदम आसानी से बिना किसी भी तकलीफ के तुम हर रोज बहुत मजे से 4 घंटे पढ़ पाओगे। और अब क्योंकि पहले पड़ाव में तुमने अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर रखा है और अब फोकस लेवल अपने आप पर बढ़ेगा और साथ ही साथ पढ़ा हुआ या कुछ नया सीखा हुआ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। इन 45 दिनों में पूरा ध्यान अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें एक चैलेंज लेना है कि हमें हर दिन पार्टिकुलरली इतने घंटे पढ़ने बैठना है या किसी अच्छी स्किल को सीखने में लग जाना है। यहाँ पर 50% लोग फिसल जाएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की और ये भी 45 दिन का है। ये भी 45 दिन का होने वाला है। इस पड़ाव में अगर आदमी आ गया तो समझो उसने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया। इस पड़ाव में स्टेट ऑफ नथिंग में जाना है, जहां अपने इथिक्स को, अपने लाइफ स्टाइल को, जो भी पिछले 90 दिनों से करते आ रहे हैं उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। इसमें असल में होता क्या है कि तुम्हारे शरीर को अब तक आदत लग चुकी है मेहनत करने की, डिसिप्लिन में रहने की, और पहले की तरह वह तमाम बुरी आदतें अब तुम्हारे में ही नहीं है। तो इस वक्त तुम्हारे पास एक मौका है और वो है इन्हीं कोशिशों को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने का। जैसे जैसे जो हार्ड वर्क अब तक 4 घंटे का होता था अब उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर देना है। पहले जहां पढ़ाई पंखे में होती थी अब ऐसे ही स्टेट में जाना है जहां गर्मी से हालात खराब भी हो,
तब भी इसका तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी इंटरनेट या पर्सनल हेल्प के अब तुम्हें तुम्हारा काम करना आना चाहिए। इस पड़ाव में कुछ इस तरह बनना है जैसे तुम किसी के मोहताज नहीं, ना पैसों के, ना किसी सुख सुविधा के, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर हो और रहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे भी समय आएंगे जब खराब परिस्थितियों में भी, फेल्योर्स में भी अपने मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, बल्कि मेहनत बरकरार रखनी होगी। ऐसे वक्त के लिए एक तीसरा पड़ाव आपका तैयार करता है, आपको एकदम तैयार कर देगा। अब बारी आती है चौथे पड़ाव की, जिसमें 15 से 20% लोग ही जा पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाकी के 80% लोगों के सर होते हैं, उनके रोल मॉडल होते हैं, उनके लर्निंग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आखिरी पड़ाव है पूरे 180 डे चैलेंज का। ये 45 का आखिरी पड़ाव होने के बाद आप 180 का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद तुम एकदम बवाल बनने वाले हो। इस समय तक आते आते तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, लाइफ स्टाइल एकदम जबरदस्त हो चुकी है, किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसे हो, लोगों ने तुम्हारी तारीफें भी खूब करनी शुरू कर दी हैं, तुम्हें भी अब हर मोड़ पर सफलता मिलने लगी है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वह किसी और काम में हो, चाहे वह किसी और प्रोजेक्ट या जॉब फील्ड में हो, लेकिन अब वक्त है कुछ मैजिकल और स्ट्रिक स्किल को सीखने का, जो पूरे 6 महीने के पीरियड की चमक को और ज्यादा बढ़ा देगी। और ज्यादा मैजिकल स्किल से मेरे कहने का मतलब है, जैसे तुम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, तुम मेटीरियल आर्ट सीख सकते हो, अपने बॉडी को वेल शेप्ड और दिमाग को फोकस को और बढ़ा सकते हो। कोडिंग या एआई में स्पेशलाइज होकर तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कई और ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। पहले के 3 पड़ाव के आते आते तुम दूसरे से बहुत आगे हो गए, बहुत आगे तो ऐसे ही आ चुके हो। और जिस तरह हम सांस लेना, खाना खाना और सोना नहीं भूलते, क्योंकि वह हमेशा हम एक ही समय पर करते हैं, अगर ना करें तो शरीर याद दिला देता है। ठीक उसी तरह 3 पड़ाव को कर लेने के बाद अब आपका दिमाग और शरीर को उन्हीं चैलेंजेस और टास्क को करने की आदत लग जाती है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब मेहनत और काम करने में भी बहुत मजा आने लगेगा और आप वो सारी ऊंचाइयों को छू सकते हो, वो सारे सपने को पूरा कर सकते हो जो आपके अपने सपने हैं, आपके अपने सपने हैं। तो दोस्तों, आपको एक कहानी से क्या सीख मिले? आपको अगर लगता है इस कहानी से हमें बहुत ज्ञान मिला और दूसरों की जिंदगी को भी बदला जा सकता है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में।